हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्सेज। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में मैं आपको बताऊं तो लैंड होती है ज़मीन हमारी, सॉइल होती है मिट्टी। तो ज़मीन पर आप क्या क्या बना सकते हो? ज़मीन पर ही तो मिट्टी होती है, यानी कि मिट्टी में खेती होती है, मिट्टी में ही हम घर बना पाते हैं और पानी की वजह से तो हम जी रहे हैं। फिर उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे। फिर आता है वाइल्ड रिसोर्सेज। वाइल्ड रिसोर्सेज हो गए जीव जंतु यानी कि जानवर। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है। माम्बा जो है गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। माम्बा एक बच्ची है, वो सुबह जल्दी उठती है ताकि वो फेच कर सके वाटर, यानी कि सुबह जल्दी उठती है ताकि वो पानी ला सके। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। वो खूब लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और कुछ घंटों बाद वापस आती है। फिर घर आकर के वो अपनी मम्मी की मदद करती है अपने घर के काम में और अपने भाइयों की और बकरियों की भी देखभाल वो करती है बच्ची। आफ्टर हर फैमिली, मतलब उसकी जो फैमिली है ना, उनके पास एक थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड है जो कि पथरीला सा है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ उगाया नहीं जा सकता और वो लोग एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं। माम्बा के जो फादर हैं वो मतलब बेरली, मुश्किल से थोड़ा सा मेज़ जो होता है ना, मक्का, थोड़ा सा ही मक्का उगा पाते हैं और थोड़ी सी बीन उगा पाते हैं बहुत ही मेहनत करने के बाद, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और ये जो खाना वो उगा पाते हैं वो उनकी फैमिली के लिए पूरा नहीं पड़ता। पूरे साल मतलब उस खाने से वो लोग गुजारा नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि हमें एक लाइफ बताई गई है एक बच्ची की जिसका नाम है माम्बा, जो कि तंजानिया अफ्रीका में रहती है। और वो मतलब स्कूल वगैरह का तो हमें कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, यानी कि वो स्कूल नहीं जाती है। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ही सिर्फ खाना जुटाना और एक तरह से बस ज़िंदा रहने के लिए ही वो बस मेहनत करे जा रही है और उसकी फैमिली भी पूरी मेहनत करे जा रही है। तो ये एक बच्चे की स्टोरी है। दूसरा बच्चा जो है वो है पीटर। पीटर जो है वो रहता है न्यूजीलैंड में अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर उनकी एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वो कहाँ रहता है? हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन, यानी कि जहाँ पर भेड़ों का पालन होता है। भेड़ जहाँ पर पाली जाती हैं, भेड़ों से ऊन निकाली जाती है और वहाँ पर पीटर की एक फैक्ट्री है। हर दिन पीटर जब अपने स्कूल से वापस आता है वो अपने अंकल को देखता है कि शीप्स की उसके अंकल कैसे केयर कर रहे हैं। शीप का जो उनका यार्ड है वो बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ है और पास में ही यार्ड होता है, खेत आप समझ लीजिए, और पास में ही उनके जो है पहाड़ियाँ भी हैं। और ये जो पूरी खेती वो करते हैं या फिर शीप्स को जो पालने का काम करते हैं, जो फैक्ट्री जो है, फिर उसके बाद शीप पे से जब ऊन उतार देते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, वो उससे स्वेटर वगैरह बनाने का काम बहुत ही साइंटिफिकली किया जाता है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से पीटर की फैमिली कुछ अपनी सब्जियां वगैरह भी उगा लेती है। वो भेड़ पालन तो करते हैं मगर बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से, और उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी लगाई हुई है। माम्बा और पीटर दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और इन दोनों की ज़िंदगी भी बहुत अलग है। डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में। एक तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, जहाँ पर मम्बा रहती है वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं है। मम्बा के जहाँ रहती है उस इलाके में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है वहाँ पर। और दूसरी तरफ जहाँ पर पीटर रहता है वहाँ पर पानी भी काफ़ी अच्छा है, नेचर भी बहुत अच्छा है, ज़मीन भी उपजाऊ है और वो भेड़ों का पालन करके अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम अदर प्लेसेस, यानी कि जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी, जहाँ पानी बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे अच्छे होंगे, वहाँ पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, ऐसा देखने में आया है। अब देखो, डू यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले जो बॉक्सेस आपके होते हैं ना, इनको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, मतलब
प्रतिशत दुनिया की आबादी सिर्फ 30% ज़मीन पर रहती है और बाकी बचा हुआ जो 70% एरिया है वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, या फिर रहते हैं तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इलाके बर्फ़ से ढके हुए हो सकता है वो इलाके रेगिस्तान हो, जैसे कि सहारा डेजर्ट रेगिस्तान है, पानी की कमी है, कोई रह नहीं सकता है वहाँ। तो इसलिए जहाँ पर नदियाँ होती हैं, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग दुनिया में बसे हुए होते हैं। अब आता है ज़मीन, लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये सिर्फ 30% है टोटल एरिया का अर्थ के। अब ये वाला 30 और ये वाला 30 अलग है। यहाँ पर टोटल सपोज करो लैंड है ये टोटल लैंड 100 है, उसमें से सिर्फ 30% एरिया पर ही लोग रह रहे हैं, बाकी एरिया पर बहुत कम लोग रहते हैं। अब ये पूरी दुनिया है जिसमें पानी और ज़मीन दोनों है, तो ज़मीन 30% एरिया पर है और बाकी एरिया पर दुनिया में पानी है, वाटर है, मगर सारा वाटर यूजेबल नहीं है, इसीलिए पानी की दुनिया में कमी हो जाती है। यूजेबल वाटर जो हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, पीने योग्य पानी, जो कि आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, वो काफ़ी कम ही है। चलो, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जिस जगह की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ का मौसम अच्छा होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। बहुत ही अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी वाले इलाके में लोग कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। द रगेड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। तो रगेड टोपोग्राफी का मतलब होता है, रगेड मतलब खुदरी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का जो मतलब है वो होता है इलाका कैसा है, कि भाई पठार है, पहाड़ है, प्लेन है, क्या है। तो जहाँ की जो टोपोग्राफी होती है वो खुदरी ज़मीन होती है और इस तरीके से पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर लोग कम होते हैं। और लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है बहुत ही कम लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन से एरियाज है जहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो देखो, स्टीप स्लोप्स वाले एरियाज जो होते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे माउंटेन पहाड़ियों पर भी कम लोग रहते हैं, डेजर्ट के इलाकों में कम रहते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर पानी बहुत ही जल्दी से जमा हो जाए वहाँ पर कम रहते हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पर दिक्कतें हों वहाँ पर लोग कम रहते हैं। प्लेन्स, समतल इलाका, नदियों के पास वाला जो इलाका होता है जहाँ पर खेती अच्छे से की जा सकती है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लोग रहते हैं। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन से होते हैं? प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। रिवर वैलीज होते हैं जहाँ से देखो ये नदी जा रही है ना, नदी के पास कितने सारे लोग बसे हुए हैं क्योंकि पानी बहुत अच्छा होता है। ये फ़ोटो है साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया की। यहाँ पे नोटिस आपने किया होगा कि कितने सारे लोग बसे हुए हैं। लैंड यूज़ का मतलब होता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़मीन का इस्तेमाल बहुत ही वेरियस पर्पसेस से किया जाता है, यानी कि कई कामों के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी है दुनिया में सब कुछ ज़मीन पर ही तो है। तो जो खेती बाड़ी होती है वो भी ज़मीन पर होती है। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल भी ज़मीन पर होते हैं। माइनिंग, खुदाई का काम, बिल्डिंग हाउस, घर बनाने का काम, सड़क बनाने का काम, इंडस्ट्री लगाने का काम, ये सारा का सारा ज़मीन पर होता है। तो MCQ में आ सकता है व्हाट आर वेरियस लैंड यूजेस, ठीक है। तो उसमें ये सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ये कॉमनली हम लैंड यूज़ होता है, ये हो गया। अब बताओ कि मुंबा और पीटर का जो लैंड यूज़ था वो कैसे डिफरेंट था। मुंबा जो है वो पथरीले इलाके में रहती थी, है ना, और जो पीटर था वहाँ पे तो भाई लश ग्रीन था। लश ग्रीन का मतलब है खूब भी वहाँ पर जो है पहाड़ वगैरह थे और भेड़ें पाली जा सकती थी, फैक्ट्री लगाई जा सकती थी। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड यूज़ किन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो टोपोग्राफी पर, यानी कि कैसी टोपोग्राफी है, पहाड़ है, पठार है, प्लेन है, क्या है। सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, अच्छी मिट्टी पर खेती ज़्यादा होती है। क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है ना।
मिनरल्स, वहाँ पर क्या सोना चांदी हीरा मोती पाए जाते हैं क्या, या वहाँ पे पानी कितना है। तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। तो ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर कितनी रह रही है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से है, ये भी डिटरमाइन करता है कि उस लैंड का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंड को आप किस किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लैंड के क्लासिफिकेशन भी कई सारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आप अगर अपने घर में रहते हैं तो आप उस घर के मालिक हैं, तो आप उसके ओनर हैं, यानी कि वो एक प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी है। सरकारी बिल्डिंग, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल वो सरकार के होते हैं। तो लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड and community land. Private land is owned by individual, whereas community land is owned by community for common use like collection of fodder, fruit, nut, medical hub. अब देखो क्या मतलब है इसका। प्राइवेट लैंड, जो आपके नाम ज़मीन है, आपके पेरेंट्स के नाम ज़मीन है, वो आपकी प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड कई बार क्या होता है ना कि एक पूरे समाज की वो ज़मीन होती है, जैसे कि बिश्नोई समाज का कोई एरिया हो गया, तो वो होता है कम्युनिटी लैंड, जो सबका मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है। प्राइवेट लैंड जो है वो इंडिविजुअल के पास होता है। और कम्युनिटी लैंड जैसे कि मान लो कि गाँव में पंचायत का एरिया हो गया कि भाई इस एरिया में पंचायत लगेगी, या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पर सिर्फ बाग ही छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो है आप फॉडर कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह, वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, हर्ब्स कलेक्ट की जा सकती है, वो कम्युनिटी लैंड होता है। द कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों से एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो कम्युनिटी लैंड एग्जाम्पल जहाँ पर आप नट्स, मेडिसिनल हर्ब, फॉडर, फ्रूट कलेक्ट कर सकते हो। तो कम्युनिटी लैंड और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज सेम ही मीनिंग होता है, ये याद रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यू तो इसी तरीके से चीज़ों से छाट छाट के निकाले जाते हैं। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. लोगों की जो है डिमांड वो तो बढ़ती ही जाती है, बट ज़मीन तो कम ही है ना। क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं होती है। आपके इलाके की ज़मीन कैसी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि आपके पास कोई नदी है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, क्या आप डेजर्ट के एरिया में रहते हैं, क्या आप समुद्र के किनारे रहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हर इलाके के हिसाब से ज़मीन की क्वालिटी बदल जाती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस in the urban areas to expand agricultural land in rural areas। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लैंड को एनक्रोच कर देते हैं। एनक्रोच करने का मतलब होता है गलत तरीके से हड़प लेना। मतलब ज़मीन तो वो कॉमन थी, जो हमने देखा ना कि कॉमन प्रॉपर्टी थी वो, मगर लोगों ने क्या किया कि अपनी दुकान बना ली वहाँ पर, अपना वहाँ पर घर बना लिया। तो इस तरीके से लोग ना कई बार ना ज़मीनों को हड़प भी लेते हैं, फिर उस पर ना झगड़े चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं फिर इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ पे। तो गाँव में जो है लोग अपना खेती करना शुरू कर देते हैं ऐसे इलाकों में। तो टुडे वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमने लैंड यूज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप कर दिया है। एक प्रॉब्लम आई है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो देखो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो होता है लैंड का ख़राब हो जाना। लैंड स्लाइड्स हम लोग सुनते हैं पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ का काफ़ी सारा पत्थर वगैरह खिसक जाते हैं सड़क पर। सॉइल इरोजन का मतलब होता है आपकी जो टॉप सॉइल होती है, जो अच्छी वाली लेयर होती है ना मिट्टी की, वो उड़ करके हवा में चली जाती है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो पहले अच्छा खासा इलाका था अब वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पेड़ काट दिए गए हैं। तो ये सारी की सारी लैंड यूज़ जो हम लोग गलत तरीके से कर रहे हैं उसके ईवल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे मेजर एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो आपसे फिर से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या फिर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। तो क्या एनवायरमेंट को थ्रेट है? तो लैंड डेग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट। तो ये इस तरीके से आप आंसर लिख के आएंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं। ये देखो कि पहले ऐसा होता था, फिर उसके बाद थोड़े पहले देखो ऐसे घर थे दूर दूर, फिर थोड़े और घर बन गए, फिर और घर बन गए, और फिर देखो अब तो इस तरीके का हो गया। चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ जो है
लैंड किस तरीके से बदलता गया। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, अब हमने देखा कि लैंड हमारा जो है ख़राब होता जा रहा है तो हमें उसको बचाने की भी ज़रूरत है। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। इसका क्या मतलब है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारा ही देश टॉप पे पहुँच गया, चाइना को क्रॉस कर चुके हैं हम। और एवर ग्रोइंग डिमांड, भाई जितनी जनता बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसको ज़मीन की भी तो ज़रूरत होगी ना, रहने के लिए, खाने के लिए। इसकी वजह से हमने जंगल काटने स्टार्ट कर दिए हैं और हमने एरेबल लैंड यानी कि खेती करनी स्टार्ट कर दी है, बहुत ज़्यादा जंगल काट काट के। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खोते जा रहे हैं। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात हमारे लिए साबित होगी फ्यूचर में अगर हम इसी तरीके से पेड़ काटते जाएंगे तो। देयरफॉर प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो हम लोगों को जो प्रेजेंट रेट पर हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन चल रहा है ना, इसकी चेक करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का लगाना, और डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को काटना। तो डी मतलब फॉरेस्ट को काटना और एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। तो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन मतलब जिन्होंने हड़प रखा है उनसे वापस लो लैंड को, जो डेजर्ट जो बन गए हैं वहाँ पर फिर से पेड़ लगाओ। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो आपके एक और क्वेश्चन बन करके ताज़ा तैयार हो गया यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर लैंड कंजर्वेशन। तो लैंड को बचाने के लिए आप कौन कौन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे? तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे, लैंड दोबारा से रिक्लेम करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ध्यान से करेंगे। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जो जानवर जैसे घास को चर जाते हैं और जब घास नहीं बचती है ना ज़मीन पर तो वो मिट्टी उड़ जाती है वहाँ से और वो बंजर ज़मीन बन जाती है फिर। तो ये सारे के सारे एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और ओवरग्रेजिंग, इन पर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग लैंड को बचा पाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से आप लोग लैंड को बचा सकते हैं। तो पेड़ लगा करके, ओवरग्रेजिंग पर ध्यान रख के, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का बहुत ही अत्यधिक इस्तेमाल ना करके। ठीक है, अभी ग्लॉसरी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो वेदरिंग का मतलब होता है, देखो वेदर जो मतलब है वो तो मौसम होता है, बट जो वेदर रिंग है इसका मतलब होता है जो हमारी ज़मीन है, हमारा लैंड है, उसकी ऊपरी भाग की मिट्टी उड़ जा रही है ना और वो ख़राब हो जा रहा है वो लैंड, उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग का जो कारण होता है वो कई सारा होता है। ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक मतलब मिट्टी जो है या फिर जो पत्थर है वो ब्रेक हो गया, टूट गया टेम्परेचर की वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, या फिर उस पर बर्फ़ जम गई, या फिर उस पर प्लांट था उसको हटा दिया, या फिर प्लांट हटाने के बाद जानवर ने आकर के उसको ख़राब कर दिया, या फिर मेन इम्पॉर्टेंट इंसान ने उस ज़मीन को ख़राब कर दिया। तो ये होता है वेदरिंग के कारण। सॉइल, मिट्टी तो हमें सबको पता है। सॉइल क्या होती है? थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पता तो है मिट्टी, बट डेफिनेशन भी हमसे पूछते हैं तो हम लोगों को डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि भाई क्या होती है मिट्टी। जो ग्रेनी सी कुछ है ना, होता है ना ग्रेन टाइप का, मतलब छोटा छोटा सा, जिसने अर्थ की लेयर के ऊपर कवरिंग बना रखी है, वो हमारी मिट्टी होती है। मिट्टी क्या होती है? यही होती है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। मतलब लैंड फॉर्म, जो इलाका जैसा होगा ना, वहाँ हर इलाके की मिट्टी अलग अलग होती है। तो कैसा इलाका है? अगर कोई इलाका नदी के पास पड़ रहा है तो वहाँ की मिट्टी होगी एलुवियल सॉइल, चिकनी मिट्टी होगी। रेतीली मिट्टी होगी जहाँ पर डेजर्ट होगा, पानी की कमी होगी। तो और रेतीली मिट्टी कहाँ होती है? बीचेस पर। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rock found on the earth. This happens through the process of weathering. Right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. तो देखो, जो सॉइल होती है
वो कैसे बनती है कि भाई उसकी बेड रॉक कैसी है, यानी कि जो भी उसकी रॉक है, यानी कि जिस भी पत्थर पर वो है उस पर निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी होगी। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि वहाँ पर किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के पत्ते फूल सब गिरते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता है, वहाँ की वेदरिंग होती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो सॉइल फर्टाइल कैसे होती है, जब उसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में होता है, मतलब जो भी ज़रूरत होती है प्लांट्स वगैरह को उसमें, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें अगर मिट्टी में पाई जाती हैं तो वो सॉइल फर्टाइल होती है। तो मिट्टी क्या होती है, एक ग्रीनी सब्सटेंस जो कि अर्थ को जिसने कवर कर रखा है, और ये लैंड पर डिपेंड करती है। लैंड फॉर्म यानी कि कोई भी इलाका अगर प्लेन है तो वहाँ पर एलुवियल सॉइल चिकनी मिट्टी होगी। तो लैंड फॉर्म किस इलाके की मिट्टी है वो मैटर करता है कि कौन सा लैंड फॉर्म है, वो जो है माउंटेन है या फिर वो प्लेन है या फिर वो प्लेट्यू है, उस पर डिपेंड करेगा कि मिट्टी कैसी होगी। मिट्टी कैसी बनती है, ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, और वेदर्ड रॉक जो कि अर्थ पर फाउंड होती है उससे मिलती है। वेदर्ड रॉक यानी कि उसकी जो पेरेंट नीचे जो पत्थर होगा फिर वो घिसता जाएगा और उससे मिट्टी बनती है ना, तो किस पत्थर से घिस करके मिट्टी बनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो मिट्टी कैसी है। और ये प्रोसेस चलता रहता है वेदरिंग के थ्रू, कि पत्थर घिसते रहते हैं, मिट्टी बनती रहती है, और वो मिट्टी उपजाऊ होगी या नहीं होगी इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कैसे मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। तो ये था सॉइल। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड को अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पहाड़ों का जो है, जो गिर जाता है मलबा निकल करके, वही लैंडस्लाइड होती है। तो लैंडस्लाइड आर स्लाइटली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप। किसी स्लोप से, किसी ऊंचाई से अगर कोई पत्थर या फिर कुछ भी जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा या फिर एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे आप, पहाड़ों की मिट्टी या फिर पत्थर जब सड़कों पर, ज़मीन पर गिर जाते हैं, वही लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनोज। तो ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स कब होती हैं, जब भूकंप आते हैं, जब बाढ़ आती है, या फिर जब वोल्केनोज फटते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश पड़ती है ना, तो पहाड़ों की मिट्टी फूल जाती है और वो मिट्टी फिर नीचे भी लुढ़क जाती है। तो कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड क्या क्या हो सकते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, है ना, फ्लड्स, या फिर प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, बहुत ही लंबे समय तक रेनफॉल, ये तो नेचुरल कॉजेज़ हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। तो कई बार क्या होता है कि नदी का बहाव भी ये रोक देते हैं, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं तो, और फिर एकदम से वो पत्थर हटते हैं और नदी बहुत ही तेज़ उफान से बह करके आती है, तो जो नीचे के इलाके में लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे तबाही सी वो नदी फिर मचा देती है। In the hilly terrain, landslide have been major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो फिर जो हिली टेरेन यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। एक केस स्टडी बताई गई है कि भाई, केस स्टडी का बच्चों देखो मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट हुई है और उस इवेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसिव लैंडस्ट्राइक जो है वो स्ट्रिक करी थी, मतलब लैंडस्लाइड आई थी कहाँ पर, पंगी विलेज में, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। उसने डैमेज कर दिया था लगभग 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड को, नेशनल हाईवे 22 को इस वाली लैंडस्लाइड ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और ये लैंडस्लाइड कैसे आई थी, वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज, मतलब ब्लास्ट वगैरह कर रहे थे, पहाड़ वहाड़ है ना तोड़ रहे होंगे, उस वजह से लैंडस्लाइड आ गई थी। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेज। द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। तो पंगी विलेज को पूरी तरीके से खाली करवा दिया था। और ये सब क्यों हुआ था, क्योंकि एक डायनामाइट से ब्लास्ट किया था ताकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा सके, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई थी। मिटिगेशन मैकेनिज्म, मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप कैसे बच सकते हैं। तो एडवांसमेंट हुई है काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक्स में, हैज़
empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are as follows. कैसे लैंडस्लाइड से आप लोग बच सकते हैं, थोड़ा बहुत तरीके आपको बताए गए हैं. Hazard mapping to locate areas prone to landslide, hence such areas can be avoided for building settlements. हज़ार्ड मैपिंग यानी कि एक मैप बना सकते हैं कि भाई इस इलाके में जो है वो लैंडस्लाइड आने का ज़्यादा खतरा है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं, और उन इलाकों में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क ना किया जाए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, तो कुछ बहुत ही तगड़ी वॉल्स भी बना सकते हैं हम लोग ऐसे इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है. इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, पेड़ लगा दो भाई, पेड़ की जड़ें खुद ही मिट्टी को संभाल के रख लेती हैं. सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज. तो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल मतलब पानी को भी आप कंट्रोल करके रख सकते हैं ताकि नदी की वजह से या पानी की वजह से लैंडस्लाइड ना आए. तो इस तरीके से रिटेंशन वॉल देखो बना रखी है, कितनी मतलब इन्होंने बड़ी सी दीवार सी बना दी है ताकि पहाड़ खिसक करके नीचे यहाँ पर ज़मीन पर ना आ जाए. तो इसमें हमें देखो सॉइल प्रोफाइल बताई गई है. अब ये डू यू नो में बताया है, इट टेक्स 100 years टू मेक जस्ट 1 centimeter ऑफ सॉइल. 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है. सॉइल की प्रोफाइल देखो, ये आपके ना एग्ज़ाम में आ सकती है और इसी तरीके से सुंदर सा बना के आइएगा. सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक का मतलब होता है जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं जिससे ऊपर की मिट्टी बनी होती है. फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, ये पेरेंट रॉक सदियों तक टूटता रहता है और फिर बारीक करके वेदर्ड रॉक मटेरियल बनता है. फिर इसके ऊपर वाली सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले, फिर इसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसमें पानी और जानवरों की जो है पॉटी या फिर जानवर मर जाते हैं वो मिक्स होता है, पेड़ पौधे मिक्स होते हैं. फिर उसके सबसे ऊपर आती है टॉप सॉइल विद हमस एंड वेजिटेशन. फिर इसके ऊपर जो है टॉप सॉइल जो कि हमें दिखती है जिस पर पेड़ पौधे वगैरह उग रहे हैं वो वाली सॉइल आती है और इसमें हमस होता है. हमस या फिर आप इसको ह्यूमस बोलेंगे. ह्यूमस जो होता है ना वो मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे पत्तियां गिर जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, एक्सक्रीटा यानी कि पॉटी, टॉयलेट, और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये मिलकर के बनता है ह्यूमस. ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो ये पूरी सॉइल प्रोफाइल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये कि सॉइल प्रोफाइल बताओ, सॉइल प्रोफाइल बनाओ. सबसे पहले पेरेंट रॉक, वेदर्ड रॉक मटेरियल, फिर उसके बाद सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन. ये हमारा पूरा है. तो अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.